हेलो फ्रेंड्स, सरदार प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड और अल्टरनेटर चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर में फेज का जो है फेज की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, E बराबर 5FT/2.22। ऑप्शन नंबर बी क्या है, E बराबर 5FT/4.44। ऑप्शन नंबर सी क्या है, E बराबर 2.225FT। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, E बराबर 4.445FT। तो यहाँ पे बता क्या रहा है, एक आदर्श अल्टरनेटर है। आदर्श अल्टरनेटर में क्या होता है कि यानी लॉस जो है बहुत नगण्य होता है। इसलिए जब लॉस नगण्य रहता है तब इसके लिए हम जो है फेज की गणना करने का सूत्र का उपयोग किसको करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए 4.44FT, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, यानी 4.44FT। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आदर्श अल्टरनेटर, यानी वहां पे लॉस जो है नगण्य होता है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी अल्टरनेटर में जो प्रेरित EMF होता है वो प्रेरित EMF की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्क स्क्रू का नियम। ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब हम अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा को ज्ञात करते हैं तब हमारा देखिए एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो बाएं हाथ का नियम क्या करता है, बाएं हाथ का नियम हमेशा मोटर में कार्य करता है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर कार्य करता है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अल्टरनेटर और जनरेटर में कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है, कार्क स्क्रू का नियम। ये जो है करंट की दिशा यानी आगे बढ़ने की दिशा को इंगित करता है, लेकिन यहाँ बता क्या रहा है प्रेरित EMF की दिशा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये नियम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार हम अल्टरनेटर में क्या करते हैं, प्रेरित EMF की दिशा का खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक राउटर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल राउटर, तो वही बता रहा है कि ये जो भाग दिया हुआ है ये भाग का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा भाग है। तो देखिए ये एक प्रकार का सेलिएंट राउटर है, दो प्रकार का राउटर है, एक सिलेंड्रिकल और एक सेलिएंट। सिलेंड्रिकल का क्या होता है कि उसका जो है व्यास कम होता है और उसकी लंबाई अधिक होता है सिलेंड्रिकल का, और सेलिएंट का क्या होता है उसकी व्यास अधिक होता है और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई कम होता है। यहाँ पे देखिए इसकी कोर की साइज कम है लेकिन इसकी व्यास क्या है अधिक है, तो ये कौन सा राउटर है, सेलिएंट राउटर है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन में
स्टेटर, ऑप्शन नंबर बी उत्तेजक, ऑप्शन नंबर सी मुख्य ध्रुव रोटर और ऑप्शन नंबर डी चिकना बेलनाकार रोटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फिगर देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या है हमारा सेलियंट रोटर है, लेकिन ये बता किसको रहा है, इस भाग को। तो ये भाग क्या है, ये भाग जो है कौन सा भाग है, यहाँ पे देखिए एक एक इसी भाग को एक एक अलग अलग यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो बता रहा है ये कौन सा भाग होता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, स्टेटर, चूंकि ये क्या है हमारा राउटर है, ये मूव करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। उत्तेजक यानी एक्साइटर, यानी एक्साइटर का काम क्या होता है, बाहर से करंट देना, एक्साइटेड करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मुख्य ध्रुव रोटर यानी सेलिएंट पोल रोटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, सेलिएंट पोल रोटर यानी मुख्य ध्रुव रोटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी अल्टरनेटर में बता रहा है कि अल्टरनेटर में जो है ईएमएफ की सूत्र जो है गणना करते हैं, तो वो कौन सा सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने पढ़े थे, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, 4.44 KD KC T फाइ एम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी है, और यदि यहाँ पे एल होता तब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 पॉइंट होता है 4.44, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.22, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 4.44 KD KC FT फाइ एम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। वहां पे देखिए क्या था, टी था, यहाँ पे देखिए एफ जुटा हुआ है, यानी फील्ड ट्रांसमिशन का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टी था, यहाँ पे क्या है एफ नहीं दिया, क्योंकि ये फील्ड का जो है ईएमएफ, फील्ड कहाँ का ईएमएफ को लेके जा रहा है, समीकरण फील्ड का, इसलिए यहाँ पे यदि एफ रहता तब हमारा ए ही सही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या छुटा हुआ है, एफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, यानी अल्टरनेटर का जो है रेटिंग कैसे लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी केडब्ल्यू यानी किलोवाट में, ऑप्शन नंबर सी एमवी यानी मेगावाट में, ऑप्शन नंबर डी केवी यानी किलो वोल्ट में। तो अल्टरनेटर की जब रेटिंग लेते हैं, यानी कितना केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर में रेटिंग लेते हैं, क्योंकि जब हम अल्टरनेटर परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे बताना पड़ता है कि 8 केवीए का लेना है, यानी 8 किलो वोल्ट एम्पियर का हमारा अल्टरनेटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा, किलो वोल्ट एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में जो है प्रतिशत वोल्टेज की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, वहां पे क्या था, सिर्फ ईएमएफ की ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे क्या है प्रतिशत, इसलिए 100 से गुना हमको करना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया, प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, VFL माइनस VNL बाय FL इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी क्या है, VNL माइनस VFL बाय FL, यानी यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर बी भी वोल्टेज NL लाइन करंट और फील्ड करंट, यानी कि जो है स्टीरोटेड की करंट में फील्ड की करंट को घटा करके और फील्ड करंट से यदि भाग दे दिया जाता है, और जब प्रतिशत हमारा पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 1000 RPM पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगा। बता रहा है कि एक अल्टरनेटर है जिसकी RPM कितना है 1000, यानी 1 मिनट में 1000 चक्र, यानी RPM कितना है 1000 है, और उसकी ध्रुव की संख्या यानी पोल की संख्या कितना है 6 है। तो बता रहा है आपूर्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी उस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले देखिए सिंक्रोनस स्पीड n बराबर होता है f इंटू 120/p। हमारा पूछ क्या रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 120/6। तो हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 50 हर्ट्ज निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। देखिए वहां पे हमारा क्या पूछ रहा था फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है गति, यानी उसकी सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर क्या होता है 120 इंटू f/p। तो 120 इंटू f फ्रीक्वेंसी 120 इंटू 50/p का मान कितना है 2 करेंगे तो देखिए क्या आता है कि 6 × 12 60 हो गया, 60 × 50 करेंगे 6×5 यानी 3000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है। बता रहा है कि जब 2 अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ेंगे, यानी फेज सीक्वेंस समान होगा, दोनों का पावर समान होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होगा, तो कौन सा कार्य होगा। ऑप्शन नंबर और देखिए संचालन के डार्क लैंप विधि, यानी डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में होगा, यानी लैंप बंद हो जाएगा या प्रकाश देते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, जब टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा तब क्या होगा लैंप बल्ब यानी बुझ जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है हमारा टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान है, यानी यही ये बता रहा ऑप्शन नंबर डी दोनों अल्टरनेटर में क्या है आवृत्ति, चूंकि केवल ये आवृत्ति बता रहा है, केवल फ्रीक्वेंसी दोनों का समान बता रहे, लेकिन वोल्टेज यदि दोनों का अलग अलग होगा तब वो बल्ब नहीं बंद होगा, बल्ब क्या होगा जलते रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है वोल्टेज और पावर रेटिंग, यानी वोल्टेज और पावर रेटिंग दोनों बराबर है, नहीं दोनों बराबर रहेगा तो बल्ब क्या होगा जलेगा, लेकिन वहां पे बता रहा क्या बंद होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। जब वोल्टेज और आवृत्ति दोनों अल्टरनेटर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा तब डार्क लैंप विधि में क्या होता है कि एक बल्ब आपका बंद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे करें।
यानी बता रहा है कि जब अल्टरनेटर डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको, उस प्रभाव को किस प्रकार से हम उसको जो है भरपाई कर सकते हैं। यानी जब हम अल्टरनेटर को प्रारंभ करते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ न कुछ उसमें मैग्नेटिक गुण रह जाता है, उसी के कारण से वो अल्टरनेटर करंट उत्पन्न करता है। और यदि वो गुण खत्म हो जाता है पूर्ण रूप से, तब हम क्या करेंगे, जो वो अल्टरनेटर हमारा करंट देने लगे। क्वेश्चन यही बता रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, अल्टरनेटर की गति को कम करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फील्ड उत्तेजन धारा को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, फील्ड उत्तेजन धारा में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अल्टरनेटर की गति बढ़ाना। तो यहाँ पे बता क्या रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, उत्तेजक धारा में कमी। जब धारा में जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है, अल्टरनेटर की गति को कम करना। जब अल्टरनेटर की गति हम कम कर देंगे तो उत्तेजक क्या होगा, और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, जब कम हो जाएगा उसको भरपाई करना, यानी कमी को पूरा करना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फील्ड उत्तेजन धारा को कम करनी। जब फील्ड में उत्तेजन एक्साइटेड देते हैं, उसकी धारा को कम कर देंगे तो वो क्या करेगा, और उसकी उत्तेजन क्षमता को कम कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, फील्ड उत्तेजन धारा में वृद्धि, यानी फील्ड की करंट को वृद्धि कर देंगे, तब हमारा क्या होगा, फिर जो है उत्तेजक की भरपाई हो जाएगी, यानी एक्साइटेड अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। बता रहा है कि सिंक्रोस्कोप जो है उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें। ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रमांक समायोजित करें। ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें। और ऑप्शन नंबर डी, समांतर के लिए सही संतुलन संकेत दें। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बता रहा है क्या, कि सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब हम कई अल्टरनेटर को एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब हमको वहाँ पे सिंक्रोस्कोप विधि का उपयोग करना जरूरी होता है। क्योंकि सभी अल्टरनेटर के करंट और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण फिर जो है करंट क्या हुआ, फ्लक्चुएट करने लगेगा। इसलिए वहाँ पे सिंक्रोस्कोप विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, यानी आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करके किया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फेज अनुक्रमांक समायोजित करें, फेज का सभी फेज सामान्य रूप से जुटा हुआ है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया हुआ है, आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, यानी आपूर्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसको समान करने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, समांतर के लिए सही संतुलन संकेत दे, यानी जब समांतर में सभी अल्टरनेटर को हम चला रहे हैं तो वह सिंक्रोस्कोप क्या करता है, जिस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वो क्या करता है, संकेत देने लगता है। कौन, सिंक्रोस्कोप विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्टरनेटर के राउटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। बता रहा है कि अल्टरनेटर में जो राउटर में जब हम डीसी धारा प्रदान करते हैं तो उस उपकरण का नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तेजक, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनाइजर। यानी जब हम अल्टरनेटर में बाहर से एक्साइटेड करते हैं, यानी अलग से करंट देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। बाहर से जब करंट देते हैं उसमें तो वो क्या होता है, उत्तेजित होता है। उसी के कारण से हमारा क्या करता है, अल्टरनेटर करंट उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा, उत्तेजक यानी एक्साइटर। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।